गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में डेविस के अपर्दन चक्र सिद्धांत का डिटेल्स व्याख्या किया जाएगा, जो 67th बीपीएससी मेंस एग्जाम ज्योग्राफी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत। डेविस के अपर्दन चक्र सिद्धांत में जो हमको लिखना है, क्या क्या लिखना है, तो पहले हमको आना है परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय। उसके बाद हमको लिखना है मान्यताएं, सिद्धांत की जो भी मान्यता है। उसके बाद हमको लिखना है इसका सिद्धांत का व्याख्या। क्या लिखना होगा? व्याख्या करना होगा, व्याख्या। और उसके बाद इस सिद्धांत का हमको लिखना होगा पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, ऋणात्मक पक्ष, ठीक। और उसके बाद इसका आलोचना करना होगा, आलोचना, मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा, जब डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत का व्याख्या करना होगा तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होगा, परिचय। उसके बाद इस सिद्धांत के मान्यताएं देना होगा। उसके बाद व्याख्या करना होगा। व्याख्या में हमको डेविस के अपर्दन चक्र सिद्धांत का मैप भी डालना होगा। और उसके बाद व्याख्या के बाद इसका पॉजिटिव पक्ष, सकारात्मक पक्ष और निगेटिव पक्ष, साथ ही साथ लास्ट में हमको आलोचना में क्या करना होगा कि निष्कर्ष के रूप में बतलाना होगा कि डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत जो दिया गया वो आने वाले सिद्धांतों के लिए आधार प्रदान किया गया। डेविस के अपर्दन चक्र सिद्धांत के बाद जो भी सिद्धांत दिए गए वे सभी सिद्धांतों में डेविस के अपर्दन चक्र सिद्धांत का आधार माना गया। तो इस तरह से आप एक मैप, माइंड मैप बना लेंगे और माइंड मैप के बाद ही लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग परिचय पर आते हैं। तो परिचय में क्या देना होगा कि डेविस एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। विलियम मॉरिस डेविस एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने अपलेशियन माउंटेन के क्षेत्र में अध्ययन कर अपना अपर्दन चक्र सिद्धांत वर्ष 1899 ईस्वी में अपनी पुस्तक भू आकृति विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, डेविस के जो पुस्तक था वह भू आकृति विज्ञान नामक अपनी पुस्तक में 1899 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफी के सामने प्रस्तुत किया था। और इस सिद्धांत को देने के बाद डेविस एक विश्व प्रसिद्ध ज्योग्राफर्स हो गए और इन्हें अमेरिका में भू आकृति विज्ञान का पिता कहा गया। तो ध्यान दीजिएगा, इतना इंट्रोडक्शन में देना है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या देना है, तो जो मेन पॉइंट्स है कि विलियम मॉरिस डेविस एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने अपलेशियन पर्वत का क्षेत्र का अध्ययन कर, जो पेंसिल्वेनिया के क्षेत्र में स्थित है, अध्ययन कर वर्ष 1899 ईस्वी में अपने पुस्तक भू आकृति विज्ञान में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो ये तो हुआ परिचय। उसके बाद इनका मान्यता, आगे आते हैं तो मान्यताएं। तो सिद्धांत की क्या क्या मान्यताएं हैं, तो इस पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डेविस के सिद्धांत की कुछ मान्यता है। इन्होंने सबसे फर्स्ट में कहा कि प्रारंभ में पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण उत्थान होता है, जिससे पर्वत का निर्माण होता है। पहला इनका मान्यता था कि प्रारंभ में केवल उत्थान होता है, जिससे पर्वत का निर्माण होता है। और जब उत्थान की प्रक्रिया समाप्त हो जाता है तो तब क्या होता है, उसमें अपर्दन होता है। दूसरा इनका मान्यता था कि यह जो सिद्धांत है आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होता है, और आंध्र प्रदेश में ही समाप्त हो जाता है।
तीसरा जो मान्यता था कि जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वह क्रमिक रूप से होता है। क्रमिक रूप से होने का मीनिंग है कि पहले क्या होगा कि युवावस्था में स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, उसके बाद क्या होगा कि प्रौढ़ावस्था के स्थलाकृतियों का निर्माण होगा और अंत में वृद्धावस्था के स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। और ये स्थलाकृतियों का निर्माण जो होगा एक क्रमिक रूप से होगा। तीसरा इनका मान्यता क्या था? तीसरा मान्यता था ट्रायो ऑफ डेविस, डेविस का त्रिकूट। तो डेविस का त्रिकूट में क्या है? संरचना, क्रम और अवस्था। तो संरचना मीन्स क्या कि वहाँ का जो चट्टान है वह किस तरह के चट्टान से बना हुआ है। जैसे अगर वह आग्नेय चट्टान है तो उसका अपर्दन कम होगा, जबकि अवसादी या रूपांतरित चट्टान है तो उसका अपर्दन ज़्यादा होगा। तो संरचना मीन्स जो चट्टान है उस चट्टान के निर्माण के आधार पर जो बांटा गया है कि आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो अगर आग्नेय चट्टान होगा तो उसका अपर्दन कम होगा, जबकि अवसादी या रूपांतरित चट्टान होगा तो उसका अपर्दन ज़्यादा होगा। दूसरा है प्रक्रम। प्रक्रम में यहाँ दो तरह के बल है, एक बाह्य बल और एक आंतरिक बल। आंतरिक बल के कारण स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और बाह्य बल जैसे पवन के द्वारा अपर्दन हुआ, नदी के द्वारा अपर्दन हुआ, काष्ठ क्षेत्र में अपर्दन होता है। तो बाह्य बल के कारण क्या होता है? अपर्दन होता है। तो आंतरिक बल के कारण किसी भी लैंडफॉर्म का निर्माण होता है और बाह्य बल के कारण क्या होता है? वो अपर्दित होता है। अवस्था, तो अवस्था कहने का अर्थ है कि डेविस ने अपने सिद्धांत में अवस्था अर्थात समय को अधिक महत्व दिए हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रारंभिक अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की चर्चा किए हैं और इनका जो सिद्धांत है वह क्रमिक रूप से एक अवस्था पूरा होने के बाद दूसरा अवस्था प्रारंभ होता है, ऐसा इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा। तो ये कुछ डेविस की अपर्दन चक्र सिद्धांत की मान्यताएं हैं। अब हम आते हैं सिद्धांत की व्याख्या में। सिद्धांत की व्याख्या, तो इन्होंने जो अपलेशियन पर्वत माला के क्षेत्र में जो अध्ययन किए उस अध्ययन के माध्यम से इन्होंने सिद्धांत दिया था। इसके पहले जेम्स हटन के द्वारा यह बताया गया था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। जो उनके द्वारा जो बतलाया गया कि वर्तमान भूत की कुंजी है, उसी से आगे बतलाया गया डेविस के द्वारा अपर्दन चक्र सिद्धांत दिया गया। तो इन्होंने अपने सिद्धांत की जो व्याख्या की है उसमें एक मानचित्र, देखिए ये मानचित्र आपको बनाना होगा। ए एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ए एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ए वाई एक्सिस है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस पर समय को लिया गया है और वाई एक्सिस पर ऊंचाई को लिया गया है, अल्टीट्यूड है। और यहाँ प्री यूथफुल यहाँ पर आपका मैच्योर्ड और यहाँ पर ओल्ड स्थिति है। तो प्रारंभिक अवस्था में प्री यूथफुल स्टेज में क्या होता है? तो प्री यूथफुल स्टेज में आपको पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण पर्वत का निर्माण होता है। तो जब तक पर्वत का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक उसमें अपर्दन की क्रिया नहीं होता है। और डेविस के अनुसार जो निर्माण की प्रक्रिया है वह कम समय में होता है, जबकि अपर्दन की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक अपर्दन की प्रक्रिया आ रहा है। तो अपर्दन एक लंबी अवधि तक होता है, जबकि निर्माण कम समय में हो जाता है। अर्थात निर्माण अपर्दन की अपेक्षा कम समय में होता है। तो पहला जो अवस्था है, पहला अवस्था यहाँ पर अगर हम इसी मैप में
पहला अवस्था प्री यूथफुल, प्री यूथफुल स्टेज अगर देखते हैं, प्री यूथफुल स्टेज देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण पर्वत का निर्माण होता है, और पर्वत के निर्माण हो जब समाप्त हो जाता है तब अपर्दन होता है, लेकिन प्रथम अवस्था में सिर्फ पर्वत का निर्माण होता है। अगर हम ये निर्माण की अवस्था देते हैं और ये यहाँ अपर्दन की अवस्था देते हैं तो अपर्दन जो होगा वह लंबे टाइम तक होगा। यहाँ पर सिर्फ निर्माण और यहाँ से ए अपर्दन, तो ये यहाँ निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ? पर्वत का निर्माण हुआ, और ये यहाँ अपर्दन हो रहा है। तो प्रथम अवस्था जो हुआ पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण भूपटल का उत्थान होता है, और उत्थान होने के फलस्वरूप पर्वत का निर्माण होता है। इस अवस्था में अपर्दन का कार्य नहीं होता है, और इसी अवस्था में सबसे अधिकतम माने सबसे अधिक ऊंचाई तक उत्थान होता है। अब अगर हम दूसरी अवस्था में आते हैं, यूथफुल स्टेज में, यूथफुल स्टेज या यूथफुल स्टेज, ठीक ना, युवा अवस्था, तो इस अवस्था में अपर्दन का कार्य प्रारंभ होता है। यहाँ पर जो अपर्दन का दूत है वह नदियाँ हैं। यूथफुल अवस्था में अनेकों नदियों का निर्माण होता है, और इन नदियों के द्वारा अपर्दन का कार्य प्रारंभ होता है, जिसके कारण आई आकार की घाटी, आई शेप वैली, भी आकार की घाटी, भी शेप वैली, वाटरफॉल, रैपिड्स मीन्स क्षिप्रिका का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेविस के द्वारा दो वर्ड का यूज किया गया है, एक सापेक्ष ऊंचाई और दूसरा निरपेक्ष ऊंचाई। तो सापेक्ष ऊंचाई क्या है? किसी के तुलना में है, और निरपेक्ष ऊंचाई क्या है? किसी के तुलना में नहीं है। जो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त किया वह क्या है? ये निरपेक्ष ऊंचाई है, जबकि सापेक्ष ऊंचाई क्या है? किसी के तुलना में है। तो यहाँ पर युवावस्था में क्या होता है कि जो निरपेक्ष ऊंचाई है और सापेक्ष ऊंचाई है, तो ध्यान दीजिएगा, जो एब्सोल्यूट रिलीफ है, ठीक, तो एब्सोल्यूट रिलीफ क्या हो गया? निरपेक्ष ऊंचाई। ये क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, अर्थात नियत रहता है, कांस्टेंट अर्थात नियत रहता है, जबकि सापेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होता है, सापेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होता है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो यूथफुल अवस्था है उसमें निरपेक्ष ऊंचाई नियत रहता है, जबकि सापेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होता है। अब यहाँ पर हम लोग फिगर में देखते हैं, यहाँ पर ए अपर कर्व है, ए अपर कर्व है, ए यहाँ पर ए लोअर कर्व है, लोअर कर्व है, नीचे वाला ए लोअर कर्व है। तो यहाँ देखिएगा कि यूथफुल अवस्था में जो हाईएस्ट ऊंचाई है वह क्या है? कांस्टेंट है, जबकि इसमें क्या है? सापेक्ष ऊंचाई में क्या होता है? क्रमशः वृद्धि होता है। यहाँ पर सापेक्ष ऊंचाई में क्रमशः वृद्धि होता है। तो आपको डेविस के अपर्दन चक्र सिद्धांत में जो युवावस्था है उसमें लिखना है कि इस अवस्था में अपर्दन कार्य प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर अपर्दन का कार्य नदियों के द्वारा होता है।
प्रथम अवस्था में सापेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होता है और निरपेक्ष ऊंचाई कांस्टेंट अर्थात नियत या स्थिर रहता है। और इस अवस्था में भी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, जलप्रपात, रैपिड्स का निर्माण होता है। ये आपको प्रथम अवस्था में देना है। दूसरा जो अवस्था है वह क्या है? यूथफुल, उसके बाद मैच्योर्ड, ठीक ना। तो यहां पर दूसरा जो अवस्था है प्रौढ़ा अवस्था। तो प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि सापेक्ष ऊंचाई और निरपेक्ष ऊंचाई या उच्चावच, आप ऊंचाई भी कह सकते हैं, उच्चावच भी कहते हैं, दोनों में क्या होता है? कमी होते जाता है, दोनों में कमी होते जाता है। और नदियां तटीय क्षेत्रों में अपरदन तीव्र गति से करती है। इस अवस्था में नदी मियांडर का निर्माण करती है, अर्थात जो नदी के ये जो सर्पिलाकार आकार होता है तो ये नदियां मियांडर का निर्माण करती है, गोखुर झील का निर्माण करती है। अगर यहाँ पर सेडिमेंट्स का जमाव हो गया तो उससे क्या होगा? गोखुर झील अर्थात ऑक्सबो लेक। आप बिहार के मैदानी भागों में देखिएगा कि अनेकों ऑक्सबो लेक का निर्माण हुआ है। तो नदियाँ मियांडर का निर्माण करती है, ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है, तटबंध का निर्माण करती है और बाढ़ का मैदान का निर्माण करती है। तो यहाँ पर जो प्रौढ़ावस्था की स्थिति है इसमें सापेक्ष ऊंचाई और निरपेक्ष ऊंचाई दोनों में क्या होता है? कमी होता है। और नदियों के द्वारा मियांडर और ऑक्सबो लेक, बाढ़ का मैदान, तटबंध का निर्माण किया जाता है। और प्रौढ़ावस्था में नदियां क्या करती है? तटीय क्षेत्र में अपरदन करती है, अर्थात जो फर्स्ट युवावस्था में भी शेप घाटी था वह यू शेप घाटी में बदल जाता है। अब आते हैं तीसरे अगले अवस्था जो वृद्धावस्था है। तो अगर हम यहाँ मैप में देखते हैं तो ये आपका यहाँ ओल्ड फेज की स्थिति है, वृद्धावस्था। तो डेविस के अनुसार वृद्धावस्था में सापेक्ष ऊंचाई और निरपेक्ष ऊंचाई में तीव्र गति से कमी होता है, कम होते जाता है, अर्थात घटता है। और वृद्धावस्था में क्या होता है कि नदियाँ वृद्धावस्था, तो यहाँ पर सापेक्ष ऊंचाई, निरपेक्ष ऊंचाई या उच्चावच में तीव्र गति से कमी होते जाता है। और वृद्धावस्था में नदियों की जल की गति धीमी हो जाती है और इस समय समप्राय मैदान मोनाड नॉक और डेल्टा का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से डेविस महोदय के द्वारा जो अपना सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत में हमको सब सिद्धांत की व्याख्या करते हुए सबसे पहले इस फिगर को बनाना पड़ेगा। देखिए यहीं पर क्या है, ये मोनाइड नॉक है। मोनाइड नॉक लास्ट अवस्था में बनता है, जो पर्वत का अपरदन हो जाता है तो मोनाइड नॉक बनता है। जैसे हिमालय पर्वतमाला का मोनाइड नॉक का जो एग्जाम्पल है वह गोवर्धन धाम है। और लास्ट में
समप्राय मैदान का भी निर्माण होता है और डेल्टा का निर्माण होता है। तो जब हम डेविस के अपवर्तन चक्र सिद्धांत का व्याख्या करेंगे तो उसमें 4 अवस्था देंगे। एक प्रारंभिक अवस्था जिसमें पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण किसी क्षेत्र का स्थल भाग का उत्थान होता है। उत्थान होने के फलस्वरूप पर्वत का निर्माण होता है और पहली अवस्था में केवल उत्थान होता है, अपरदन का कार्य नहीं होता है। उसके बाद युवावस्था, तो युवावस्था के बारे में बतलाना होगा। उसके बाद आपको प्रौढ़ावस्था और लास्ट में वृद्धावस्था, इस फिगर के साथ साथ। अब जब सिद्धांत का व्याख्या किए तो इस सिद्धांत का मेरिट क्या क्या, इस सिद्धांत का मेरिट है, ठीक ना। तो इस सिद्धांत के क्या क्या मेरिट्स है, तो पहला जो मेरिट्स है कि यह सिद्धांत पढ़ने और पढ़ाने में इजी है, अर्थात यह सिद्धांत को समझने में इजी है। डेविस ने अपने अपवर्तन चक्र सिद्धांत में एक साइकिल या क्रमिक रूप से स्थलाकृतियों के निर्माण को बताकर इन्होंने अपना अपवर्तन चक्र सिद्धांत दिया है। दूसरा क्या है, यह एक क्रमिक सिद्धांत है, अर्थात यहाँ समय का बहुत महत्व है कि पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था जो प्रारंभ होता है हर एक साइक्लिक रूप में होता है, एक चक्रीय रूप में होता है। तीसरा जो इस सिद्धांत का महत्व है वह महत्व यह है कि इसके बाद के जो भी सिद्धांत आए, इसके बाद के जो भी सिद्धांत आए वे सभी सिद्धांत डेविस के अपवर्तन चक्र सिद्धांत के आधार पर ही अपना सिद्धांत दिए। अब इस सिद्धांत में क्या क्या डिमेरिट्स है उसके बारे में आते हैं। तो डिमेरिट्स के बारे में चर्चा करते समय आप जर्मन भूगोलवेत्ता पेंक के बारे में याद कर लेंगे। पेंक एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने डेविस के अपवर्तन चक्र सिद्धांत का कटु आलोचना किया। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले कहा कि जो लास्ट में है यहाँ पर मोनाइड नौक का भी अपवर्तन होता है, और पेंक ने क्या कहा कि उत्थान और अपवर्तन की क्रिया एक साथ होता है। यही डेविस के कमी को पेंक ने पकड़ लिया और बतलाया कि उत्थान और अपवर्तन की क्रिया एक साथ होता है, ना कि उत्थान की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद अपवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होता है। तो पहला कमी ये चीज हुआ। दूसरा, पेंक ने कहा कि डेविस समय को बहुत ज़्यादा महत्व दिए हैं, जबकि संरचना एवं प्रक्रम को कम महत्व दिए हैं, प्रक्रम को कम महत्व दिए हैं। तो दूसरा उन्होंने आलोचना किया। तीसरा आलोचना ये किए कि लास्ट में अंतिम अवस्था में जो मोनाइड नौक बचता है उसका भी अपवर्तन होता है, मोनाइड नौक का भी अपवर्तन होता है। तो इस तरह से पेंक के द्वारा अपवर्तन चक्र सिद्धांत दिया गया था, डेविस के अपवर्तन चक्र सिद्धांत के आलोचना करते हुए। तो ये तो क्या हुआ, कुछ आलोचना हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगर डेविस के सिद्धांत का व्याख्या करना होगा तो मेरिट ज़्यादा लिखना होगा, आलोचना कम लिखना होगा, मीन्स उसका कमी कम लिखना होगा। अब निष्कर्ष पर आते हैं। तो निष्कर्ष में क्या है कि डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत, डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत पढ़ने और पढ़ाने में इजी है। बाद के वर्षों में जो भी सिद्धांत दिया गया वह डेविस के अपवर्तन चक्र सिद्धांत के आधार पर ही दिया गया है। पेंक जो अपवर्तन चक्र सिद्धांत दिए, एलसी किंग के द्वारा जो अपवर्तन चक्र सिद्धांत दिया गया वो सभी डेविस के सिद्धांत के आधार पर ही दिया गया। इसलिए आज भी डेविस के सिद्धांत की मान्यता सबसे ज़्यादा है। और जब डेविस ने अपना अपवर्तन चक्र सिद्धांत दिया उसके बाद ही डेविस पूरे विश्व में एक विख्यात भू आकृति विज्ञानवेत्ता या ज्योग्राफर्स हो गए। उसके बाद अमेरिका में डेविस को
भू आकृति विज्ञान का पिता कहा जाने लगा। तो इस तरह से आप निष्कर्ष में इस सिद्धांत को सही ठहरा दीजिएगा, इसके समर्थन में आपको निष्कर्ष देना होगा। तो इस सिद्धांत में आपको क्या क्या लिखना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसका परिचय देना होगा, उसके बाद मान्यता देना होगा, उसके बाद इस सिद्धांत का व्याख्या करना होगा। व्याख्या हम 4 अवस्थाओं में करेंगे। कैसे? प्रारंभिक अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। एक मैप देना होगा व्याख्या के दौरान ही। उसके बाद डेविस के सिद्धांत की कमी, मेरिट पहले देना होगा, उसके बाद डिमेरिट, डेविस के सिद्धांत के गुण और डेविस के सिद्धांत का दोष, और लास्ट में निष्कर्ष। दोस्तों, श्योर सक्सेस संस्थान में बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का बैच स्टार्ट है। साथ ही साथ नए बैच भी लॉन्च किए जा रहे हैं। साथ ही साथ 68 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, 69 बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम का भी बैच यहाँ स्टार्ट हो गया है और न्यू बैच भी लॉन्च किए जा रहे हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे संस्थान से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें। अगर पहली बार आप देख रहे हो, आप इस वीडियो को लाइक्स भी करें। जय हिंद।